माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी का। बहुत ही शुरू से हमारे बीच सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री अर्जुन मुंडा जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और मंच पर आसन ग्रहण करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें। दूरदर्शिता और कार्यनीति के कारण शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचने वाले श्री अर्जुन मुंडा जी का अब हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं श्री अरूप चटर्जी सर से अनुरोध करती हूं पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से हो। रंग बिरंगे फूलों के साथ, ये जोश भरने वाले फूलों के साथ स्वागत अभिनंदन और ये स्मृति चिन्ह चुनावी संवाद जनादेश 2024 के तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें और सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं अंग वस्त्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आसन ग्रहण करें महोदय। और अब आज के इस अवसर पर संवाद स्थापित करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं चीफ एडिटर न्यूज 11 श्री वेद प्रकाश जी को और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिषेक सिन्हा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। और आप दोनों से निवेदन है कि अब माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ संवाद स्थापित करें। बहुत धन्यवाद राशि जी। हम स्वागत करते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा साहब का। अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, चुनावी संवाद जनादेश 2024 सुबह से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं और अभी वो शख्सियत हमारे बीच है जो सबसे कम उम्र में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। देश का ये रिकॉर्ड था। 35 वर्ष की आयु में अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। 1980 से सफर आपने शुरू किया सर, झामुमो से सफर शुरू किया आपने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से 1995 में आपने चुनाव भी लड़ा, आप जीते भी अविभाजित बिहार में। झामुमो छोड़कर भाजपा में आना कैसा सफर रहा सर अभी तक का? आपने ठीक कहा कि हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी यात्रा शुरू की चुनाव के दृष्टि से, पर यदि उसके बुनियाद में पीछे में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि जब झारखंड में 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उन दिनों में जब इस बात की चर्चा देश में हुई कि जंगलों के मामले में भारत सरकार को, राज्य सरकारों को नीति निर्धारण करना चाहिए और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, तो आनन फानन में पूरे देश भर में इसे लागू करने के दृष्टि से जनजाति वर्ग के लोगों के साथ प्रशासनिक अत्याचार प्रारंभ हुआ और झारखंड में गोवा जैसे गोलीकांड हुए, क्योंकि जंगल से नैसर्गिक व्यवस्था और नैसर्गिक परंपरा और नैसर्गिक जीवन पद्धति जनजातीय समाज का जुड़ा हुआ था। तो वो किसी दल के दृष्टि से नहीं बल्कि एक संवेदनशील मुद्दा था जिससे पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में और झारखंड खासकर, और झारखंड में भी सिंहभूम जिला खासकर, क्योंकि 1976 तक इस देश में अंग्रेजों के बनाए गए कानून फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से जंगलों के मामले में फैसले लिए जाते थे और जैसे अंग्रेजों के कालखंड में कूप सिस्टम होता था वो
उसी ढंग से 1976 तक सरकारें ऑक्शन करके लकड़ी बेचती थी और आंधाधुंध जंगल का व्यवसाय करने के वजह से जंगलों में काफी ह्रास हुआ। दोष मढ़ने का कोशिश उस समय जनजातीय समाज पर लोगों ने किया कि जंगल में रहने वाले जनजातीय समाज ने सबसे ज्यादा जंगल को नुकसान पहुंचाया और 1980 में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना तब लोगों ने यह सवाल खड़े करते हुए कि जंगल के जो ग्राम हैं, वन निवासी हैं, उनको खाली कराया जाए या उन लोगों को दोषी ठहराया जाए। इसी पर आंदोलन हुआ, फायरिंग हुई, लोग मारे गए और विद्यार्थी काल से एक संवेदना क्योंकि जैसे जनजातीय समाज में कोई नृत्य गीत सिखाता नहीं है, स्वयं हर गांव में जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार वहां कोई क्लास नहीं होता, वहां कोई स्कूल नहीं चलती नृत्य गीत सिखाने की। हर परिवार सामूहिक रूप से नृत्य गीत करता है और उसी तरीके से जब गांव में चर्चा होती है तो उससे, क्योंकि उन दिनों में जब सिंहभूम जिला में फायरिंग हुई तो जंगल में आग की तरह फैली और उसमें सब लोग जुड़े, वो चाहे विद्यार्थी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, और इस तरीके से धीरे धीरे इस मुहिम के साथ हम सब जुड़े कि झारखंड राज्य अलग होना चाहिए और झारखंड राज्य अलग होने की लड़ाई में, संघर्ष में सब लोग जुड़ते चले गए। सर, पहला सवाल, खूंटी से चुनाव लड़े थे आप, पिछली बार मार्जिन बहुत कम था जीत का, इस बार कैसी लहर देखने को मिल रही है? दूसरा सवाल, अर्जुन मुंडा एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, सिर्फ इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, देश के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री भी हैं आप, राज्य में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी में बड़ा पद रहा है आपका। ऐसे में अर्जुन मुंडा के पास सिर्फ अपनी सीट जीतने की चुनौती नहीं है, बीजेपी को जिताने की भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे इससे निपटेंगे मुंडा? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि यह विषय सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक सीट हम जीतेंगे। विषय इस बात का है कि भारत ने आजादी का 75 वर्ष पूरा किया है और आजादी के 75 वर्ष के बाद हम आजादी का 100 साल कैसे मनाएंगे और इस देश का भविष्य क्या होगा। जनजाति क्षेत्र, जनजाति रणबांकुरों ने जिस तरीके से अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए, चाहे वो मुगल काल में हो या अंग्रेजों के शासन काल में हो, हमेशा इसका प्रतिवाद किया है और प्रतिवाद करते हुए यह सुनिश्चित करने का काम किया है कि हमारी पारंपरिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसी व्यवस्था को इस समय देश गौरवान्वित महसूस करते हुए, जहां खूंटी की धरती से उपजे भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि उनके जन्मदिन को पूरा देश स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाए, गौरव दिवस के रूप में मनाए और संकल्प ले कि ऐसे सुदूरवर्ती जंगलों के बीच में पैदा हुए एक तरुणाई युवा काल में अपने माटी के लिए अपनी आहुति देता है, तो वो भारत कैसे बनना चाहिए और उस भारत को हमें कैसे बनाना चाहिए। और इसलिए विषय खूंटी का नहीं है, विषय पूरे देश का, विकसित भारत का है, जहां माननीय प्रधानमंत्री आकर माटी को तिलक लगाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर और विकसित भारत का संकल्प लेते हैं। तो जहां पूरे भारत को, वहीं जनजातीय क्षेत्रों के विकास को हम नए तरीके से कैसे यह सुनिश्चित करते हुए कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ जो पिछले आजादी के लंबे कालखंड तक शासन में रहने वाले लोगों ने किया है, उसके साथ न्याय हो। तो यह लड़ाई न्याय की, यह लड़ाई स्वाभिमान की,
यह लड़ाई नए भारत की संकल्प और आप जीतेंगे ये लड़ाई? बिल्कुल, जनता जीतेगी। खूंटी की जनता देश की जनता है। खूंटी की जनता, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा एक सीमित क्षेत्र में नहीं, भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की जो एक जीवन पद्धति के साथ उन्होंने मूल्यों को निर्धारण करने के दृष्टि से जल जंगल जमीन की बात की। आज जल जंगल जमीन के बगैर हम कोई भी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। आप जल के बगैर आप रह के देखिए, जंगल के बगैर पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग के जैसे थ्रेट है। और उन दिनों में लोगों ने उसकी बात की पर्यावरण के साथ कैसे रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अनुराश्रय संबंध है। एक सवाल और आपसे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में? सबसे बड़ी बात, हालांकि मुद्दे जगजाहिर हैं, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि मोदी की गारंटी, जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी है और उस गारंटी को भुनाने की कोशिश हो रही है, जनता तक ले जाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने भी गारंटी लॉन्च कर दी मैनिफेस्टो में अपनी, गारंटी वर्सेस गारंटी। जनता किस गारंटी पर विश्वास करे? बता दूं कि मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। मोदी ने जिस तरीके से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्वसनीयता के कसौटी पर खरा उतरते हुए देश को आह्वान किया है, वो आप देखते हैं क्या? यदि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तो वो अभी भी अपीजमेंट से बाहर नहीं निकले, अभी भी उसी तरीके से उलझे हुए भारत को देखना चाहते हैं। सुलझे हुए भारत कैसे होगा, इसके बारे में उसकी कोई चर्चा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे विराट कोहली के भूख कम नहीं हुई है, मोदी जी को विकास की भूख कम नहीं हुई है, आज भी उसी तरीके से देखते हैं। देखिए, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को लेकर मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक गरीब के आंगन तक और आंगन से बढ़कर उसके चूल्हे तक पहुंचने का काम किया है। मुंडा साहब, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, खूंटी की भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो खूंटी गए, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पर गए। जब वो वहां गए तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप यहां से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव साधने आ रहे हैं। लेकिन जब मैंडेट आया तो उसने ये बता दिया कि अगर चुनाव साधना ही राजनीति थी तो इस राजनीति में मोदी जी पूरी तरह से सक्षम थे और जनता ने इस बात को समझा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, खूंटी, तोरपा, सिमडेगा, कोलीवीरा, तमाड़ और खरसावा, जिनमें 4 पर विपक्ष है, 2 पर भाजपा है। क्या लगता है कि जब खूंटी से बैठकर 3 दूसरे राज्यों को साध लिया तो झारखंड कितना बड़ा? यही है भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सोच का अंतर, कि वो किस तरीके से सोचते हैं देश के बारे में और विपक्ष के लाडले कैसे सोचते हैं देश के बारे में। वो किस दिन गए थे प्रधानमंत्री? उलीहातू में, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। अब वो उसको, उस दिन को भी वो अपने राजनीति के चश्मे से बाज नहीं आ रहे, उनका दृष्टि उसी तरह का है। अब उसके दृष्टि दोष को मैं क्या कह सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, खूंटी तो लाडले भी गए थे, पर उन्हें बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलीहातू में जाने का फुर्सत नहीं मिला। उसको किसी ने मना किया था? मुंडा साहब, लाडले का मतलब? उनके कार्यक्रम में लिखी गई थी कि वो वहां जाएंगे, लेकिन वहां नहीं गए। तो इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से देखने की धारणा किसकी है। और भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर माननीय प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उसके जन्मदिन में जाते हैं। और देश में पूरे जनजातीय समाज ही नहीं, पूरा देशवासी ऐसे रणबांकुरों के लिए जो अपने जीवन को धरती के लिए आहुति दी है,
उसका सम्मान करते हुए उस मिट्टी का तिलक लगाकर भारत विकसित भारत बने, इसका संकल्प लेते हैं। जी, 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया था। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। जमशेदपुर से आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2 लाख से ज्यादा मतों से आपने जीत हासिल की। उसके बाद फिर आप झारखंड की राजनीति में वापस लौटे। निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की जनता का आप पर विश्वास है। 2019 में आप एक बार फिर लोकसभा गए हैं, 2024 है, 24 के चुनाव नजदीक हैं। 2019 के विधानसभा के चुनाव परिणाम थोड़े से उल्टे चले गए। थोड़े से कहें तो आजसू और भाजपा के गठबंधन का टूटना अपने आप में आत्मघाती कदम हो गया आप लोगों के लिए। 24 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या झारखंड की जनता फिर उम्मीद करे कि अर्जुन मुंडा अगर खूंटी से सांसद बनते हैं और यहां चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आते हैं विधानसभा के, तो एक बार फिर से अर्जुन मुंडा की वापसी होगी झारखंड की कमान संभालने के लिए? देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते संगठन के विचारों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर जो जिम्मेदारी मिलती है उसे करता। हमारी निजी आकांक्षा इसमें कुछ नहीं है। संगठन सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम के साथ हम कार्यकर्ता के नाते जो कार्य कर सकते हैं वो करें। चलिए, कार्यकर्ता के नाते आप जो कार्य कर सकते हैं करेंगे। अभी आप कृषि मंत्री भी हैं, आप झारखंड में भी रहे हैं, किसान परिवार को आपने देखा है, नजदीक से आप खेती को जानते हैं। एक सवाल का जवाब आपसे दे दूं, अभी मतलब मांग लूं आपसे। अभी आपने ये महसूस भी किया, अभी लगातार किसानों का आंदोलन हो रहा था। किसानों के आंदोलन का प्रभाव बिहार झारखंड तक क्यों नहीं पहुंचता है? या दिल्ली, यूपी, हरियाणा की सीमा तक ही क्यों सिमट कर रह जाता है? क्या झारखंड बिहार के किसान नहीं है, या इनके साथ गलत नहीं होता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और उस निमित्त ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जिससे एक आम किसान सुरक्षित महसूस करे और गर्व महसूस करे। और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की रचना करते हुए बेहतर बाजार मिले, बेहतर मूल्य मिले, और बाजार में अगर किसी तरह का असुविधा हो तो एमएसपी के माध्यम से सरकार उसके सहयोग करे और उसको क्रय करे। देश को इस आह्वान के वजह से काफी प्रगति मिली और देश आज धान और गेहूं में सरप्लस है। पहले आयात करता था, अब निर्यात करने की स्थिति में भारत है। इसी तरीके से अन्य जो खाद्यान्न हो या बागवानी का हो या फलों का, इन सारे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और आम किसान सीधे तरीके से लाभान्वित हो रहा है। आज जहां एमएसपी के माध्यम से खरीदारी पहले के तुलना में कई गुना हो गई है, वहीं एक आम किसान तक सीधे किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। किसान सम्मान निधि आज के दिन में 11 करोड़ किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य को लेकर, और 11 करोड़ किसान तक पहुंचा, लेकिन कुछ प्रदेशों में केवाईसी नहीं। तिलहन के मामले में भी, दलहन के मामले में भी उत्पादकता बढ़े, इसकी नई नीति बनाई पूरे नॉर्थ ईस्ट में और कई राज्यों को मैपिंग करते हुए। अब पाम ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए कार्य योजना प्रारंभ कर दिया है और अपने किसान इसका उत्पादन अधिक से अधिक करे और इसका मूल्यवर्धन हम यहाँ पर करें और उसको आगे बढ़ाएं। वहीं दलहन में हमने अभी सुनिश्चित किया है कि खास करके तूर दाल में हमने कहा है कि किसान दाल उपजाए
हम एमएसपी भी देंगे, और यदि एमएसपी से ऊपर भी यदि ऐसा लगता हो तो बाजार दर पर भी मानक बना करके भारत सरकार किसानों की दाल खरीद करेगी, ताकि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े और किसान हमारे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। सर, एक बार फिर दो सवाल आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल ये, किसान की बात हो रही थी, कृषि की बात हो रही थी, किसानों का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, इसका पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर वो लगातार बयानबाजी हो रही है, बयान आ रहे हैं सामने, केंद्रीय एजेंसियां जो निष्पक्ष जिसको कहा जाता है, उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगता है। इन दो चीजों में क्या लगता है आपको, सबसे पहले कि किसानों का आंदोलन है वो कितना प्रभाव डालेगा, कैसे निपटेंगे उससे, और इसका काट क्या है बीजेपी के पास, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इसका काट? किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के प्रति यह सरकार प्रतिबद्ध है, और किसानों की जो भी बातें इस देश में उभरती है उसका समाधान के लिए हमेशा सरकार रचनात्मक तरीके से कार्य करती है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक तरीके से यदि मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका तो कोई आंसर नहीं है, उसका तो स्वाभाविक रूप से जनता देख रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि केंद्र के एजेंसियों के मामले में, केंद्र की एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी जो निर्बाध गति से अपना कार्य करते हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जिनको पूछा जाता है वो अपना जस्टिफिकेशन, अपनी सारी चीजें बता दे तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अब यदि उसके बारे में कोई चीज निकलती है, आप अगर यदि कहे केंद्रीय एजेंसी, अब केंद्रीय एजेंसी अगर कहीं से 350 करोड़ रिकवरी करती है, उसको भी आप कहेंगे कि केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है, तो इसका तो मतलब आप ही निकाल सकते हैं कि आप किस नजरिए से देखते हैं चीजों को। देश देख रहा है सारी चीजों को। मुंडा साहब, समानताएं हैं आप में और एक और शख्स थे दुर्गा सोरेन। 1995 में उन्होंने भी पहली बार चुनाव लड़ा, जीते। 1995 में आपने भी चुनाव लड़ा, आपने भी जीता। वो जामा से जीते, आप खरसावा से जीते। सीता सोरेन आज भाजपा में आ गई हैं, काफी पीड़ा बता रही हैं। दुर्गा सोरेन को आप भी नजदीक से जानते थे जितनी मुझे जानकारी है। मौत को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति ने जन्म ले लिया, उनकी मौत की जांच की मांग की जा रही है। उनकी ही सरकार उनको इंसाफ नहीं दिला पाई। भाजपा कितना कृतसंकल्प होगी आगे? देखिए, उनके पारिवारिक विषय पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये वही कहेंगे, वो जो जानते हैं। उनके निजी तरीके से जो भी विषय है वो आपके सामने है। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पक्ष में कि देश के लिए जो भी इस देश में यह सुनिश्चित करते हुए इस संकल्प के साथ आता है कि हम राष्ट्र के सेवा में समर्पित होकर के कार्य करना चाहते हैं, वैचारिक दृष्टि से जुड़ करके, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उसको महत्व देती है। और सीता सोरेन जी ने पार्टी ज्वाइन किया है। पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वो चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी। मुंडा जी, फिर दो सवाल। पहला सवाल, अब आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, खूंटी की। खूंटी के जनता के बीच आप किस रूप में जाएंगे? क्योंकि खूंटी की जनता, खूंटी बहुत नक्सल प्रभावित इलाका है और काफी पिछड़ा इलाका था। वहां से करिया मुंडा जी भी सांसद रहे, आप सांसद बने उनके बाद। खूंटी में किन विकास के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ सांसद नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो अपेक्षाएं बढ़ती हैं खूंटी की जनता की। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या क्या वहां पर विकास की योजनाएं पिछले 5 वर्षों में अर्जुन मुंडा एक सांसद की तरफ से वहां पर चलाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं रहीं खूंटी की जनता के लिए, जिसकी बाट जो रही थी वहां की जनता लंबे अरसे से? देखिए, खूंटी के सबसे पहले तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश, कोई भी नागरिक अपने स्वाभिमान
को हमेशा बरकरार रखना चाहता है। खूंटी में का जो स्वाभिमान है, उसका जो प्राइड है, उसको राष्ट्रीय रिकॉग्निशन और ग्लोबल पहचान मिला है। तो उससे खूंटी के जनता का जो पहचान है स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वाभिमानी बनाता है। इसके साथ साथ ही खूंटी के विकास के लिए भारत सरकार के माध्यम से और ऐसे योजनाओं के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी कई कार्य ऐसे किए गए। अभी अभी हमने बाईपास का टेंडर हो गया है, शिलान्यास हो गया है। इसी तरीके से बिरसा मुंडा सर्किट बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से राम रेखा धाम बन रहे हैं। बाकी की योजना में लगभग 500 गांव को आदि आदर्श गांव योजना में, 254 गांव खूंटी में और 250 गांव सिमडेगा में इसमें चयन किए गए, जहां सभी योजनाओं का लाभ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मापदंड है उसके आधार पर डेवलप कैसे हो, इसकी स्वीकृति, इसका कार्य योजना बनाया गया है और वो अब मूर्त रूप ले रहा है। बाकी जो भी ऐसे, क्योंकि वो एक तरीके से लैंडलॉक एरिया था, अब आप भगवान बिरसा मुंडा के गांव से बंदगांव जा सकते, मुढ़ू जा सकते, आप अणकी आ सकते हैं, तमाड़ आ सकते हैं, खुचाई जा सकते हैं। चारों तरफ रोड का निर्माण हुआ है। हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हर ब्लॉक में बांसजोर से लेकर, ठेटाई टांगर से लेकर, बानो से लेकर, रनिया से लेकर, तोरपा से लेकर, कर्रा से लेकर, मुड़ू से, खूंटी से, बिरबांकी से, कुचाई से, और जहां तमाड़ में बना हुआ था उसका 240 की जगह हमने 480 सीट वहां पर कर दिया। और सभी स्कूलों को 480 की कैपेसिटी में फुल फ्लेज, यानी आचार्य के लिए भी घर, शिक्षकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए फुल रेसिडेंशियल स्कूल और 6 क्लास से 12 क्लास तक फ्री एजुकेशन। और भारत सरकार 40,000 ऐसे स्कूलों के लिए टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें 10,000 हम कर चुके हैं और 30,000 करने वाले। अब एक मूल सवाल है, लेकिन उसमें 2 सवाल। मूल सवाल ये है कि क्या अर्जुन मुंडा संतुष्ट हैं अपने विकास कार्यों से, और क्या करना बाकी रह गया है खूंटी के सांसद के तौर पर भी और झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर भी? कुछ ऐसा काम जो सोचा होगा आपने, या सोचते होंगे कि नहीं ये काम अभी बाकी रह गया है, ये करना था, या करेंगे? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर, और दूसरा जो हर व्यक्ति के, हर परिवार के, जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, ये दोनों चीजों के मानक को ध्यान में रखते हुए कैसे हम आने वाले दिनों में यह सुनिश्चित करें जिससे उनके क्षमता विकास हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एजुकेटेड हो, और उनके गांव तक सारी सुविधाएं पहुंचे, कम्युनिकेशन हो। चाहे अभी जो भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है जिसमें हर गांव में हम सोलर पैनल और हर घर में लगा करके वहीं बिजली प्रोड्यूस करते हुए उनके गांव, उनके घर तक बिजली 300 यूनिट उन्हें देंगे, और बाकी जो प्रोड्यूस करेगा उसको नेशनल ग्रिड में कैसे आए, ताकि हम उसको लेकर के फिर उसकी भी कमाई उस गांव को दे, उस घर को दे, उस परिवार को दे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, आज मुझे इस बात की खुशी है
कि झारखंड का खूंटी जिला, खूंटी क्षेत्र ऐसा है, चाहे वो सिमडेगा के, चाहे खूंटी के, चाहे सरायकेला खरसावां के, इन सारी क्षेत्रों की बालिकाएं आज देश में जिसके हाथ में आप एप्पल मोबाइल देख रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारी खूंटी की बहनें कर रही है। मुंडा साहब, आखिरी सवाल, आपको निकलना भी है कहीं, आप जाकर के देखिए कि वहां कितना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, हायर एजुकेशन भी और स्किल डेवलपमेंट भी, चारों चीजें एक साथ हो रहा है और एप्पल का मोबाइल आपके हाथ में पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर। आखिरी सवाल आपसे, खूंटी की आबो हवा बदल रही है, ये तो हम भी समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भीतरघात का जो भय था, जो पिछली बार कहीं ना कहीं रहा, वो इस बार कम से कम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आज बहुत खास दिन है, भाजपा ने आज अपने 44 वर्ष पूरे किए, 45वें वर्ष में भाजपा आज प्रवेश कर गई है, और आपकी राजनीति में आए हुए भी 44 वर्ष चल रहे हैं, 44वां वर्ष चल रहा है। महज राजनीतिक इत्तेफाक है। 2000 में झारखंड अलग हुआ, इन 24 सालों में झारखंड राजनीति के परिवर्तन का या राजनीतिक उथल-पथल का धरातल बनकर रह गया। कई मुख्यमंत्री के चेहरे आए, बदल गए। महज एक सरकार रही 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार रही, जिसने अपना टर्म पूरा किया। राजनीति में आए इस बदलाव को अर्जुन मुंडा कैसे देखते हैं? झारखंड की राजनीति में जो परिवर्तन होते रहे, चुनौती होते रहे। देखिए, झारखंड के राजनीति में झारखंड के अंदर उन मौलिक बातों के साथ साथ नीतिगत बातों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के परिणाम को नीति के अभाव में पूरा होते हुए नहीं देख सकते। नीति अगर सही तरीके से आप निर्धारण करने में सफल होंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो नीति विषयक सारे विषयों पर समझ बढ़ानी पड़ेगी, समन्वय करके जो स्टेक होल्डर्स के यानी राज्य के नागरिकों के उन मूलभूत बातों पर ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और दूसरा, इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से कहूंगा कि ये राज्य कब बना? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी के नेतृत्व में चल रही थी, ये राज्य का गठन हुआ। तो स्वाभाविक रूप से आज यदि हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के रूप में गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस बात का भी गर्व है कि इस झारखंड का सृजन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के प्रगति का सबसे ज्यादा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का गठन हुआ, वो उस उद्देश्य को पूरा करते हुए आम नागरिकों में खुशहाली को कैसे ले आए। लेकिन वो काम अभी बाकी है। उसको यदि कोई करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता इस बात को सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास राज्य की जनता चाहती है, और उसके लिए जिसने राज्य का निर्माण किया है वही राज्य का विकास को मंजिल तक पहुंचाएगी। न्यूज 11 भारत के चुनावी संवाद जनादेश 2024 में आप सुन रहे थे माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब को। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। आपने सुना, दावे साफ हैं, इरादे साफ हैं। सृजनकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी है झारखंड की, और विकास और प्रगति की राह पर भी भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी, दावे कर रहे हैं। 14 सीट पर दावे तो निश्चित तौर पर हैं लोकसभा के। मुंडा साहब खुद भी प्रत्याशी हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र से। जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से कार्य तेजी से किए गए हैं, केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, ये माना जा सकता है कि इस बार का चुनाव मुंडा साहब के लिए शायद उतना चुनौतीपूर्ण ना रहे जैसे इससे पिछली बार रहा था। क्योंकि जमशेदपुर चुनाव 2009 में लोकसभा जब इन्होंने लड़ा था तो इन्होंने ये साफ दर्शा दिया था कि अर्जुन मुंडा
केवल विधानसभा तक ही सीमित नहीं, लोकसभा क्षेत्र के भी कद्दावर प्रत्याशी हैं। 2 लाख से ज्यादा मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी। खूंटी के लिए भी शुभकामनाएं न्यूज़ 11 भारत की तरफ से। हमारे साथ हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मुंडा साहब आपका। पुनः हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री जनजातीय मामले एवं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब इनके बाद कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आज के गेस्ट, अंतिम गेस्ट के रूप में हम आमंत्रित करेंगे श्री सुबोध कांत सहाय जी को इनके बाद। और अब हम धन्यवाद देते हैं मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिषेक सिन्हा जी का और चीफ एडिटर न्यूज़ 11 वेद प्रकाश जी से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।